डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एफ डी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, जहां पर क्यू एक्स में कोई फंक्शन है, यानी ये कहा जा रहा है कि राइट हैंड साइड यहां पर जीरो नहीं है। अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसके एफ डी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा मीनिंग है कि हम इसमें डी डी एक्स को कैपिटल डी लिख लेते हैं। कैपिटल डी यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या काम करेगा? फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो हमने जो डी एक्स है इसको अगर डी लिखा है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डी स्क्वायर के इक्वलेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर जो डी एक्स का स्क्वायर है उसे डी स्क्वायर लिख रहे हैं। डी स्क्वायर वाई माइनस 7 और डी एक्स को डी लिखा, वाई प्लस 6y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x। यहां पर हम y को कॉमन लेकर के इस फॉर्म में लिख रहे हैं और तब ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू है ये है फंक्शन इन d। तो ये d में एक फंक्शन है जिसको एफ डी लिखा गया है और ये y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x जो कि इस क्वेश्चन में था, इसे हम कह रहे हैं q। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एफ डी वाई इक्वल टू क्यू है, और अगर ये q जैसा कि इस क्वेश्चन में है e रेज टू दी पावर 2x यानी इस फॉर्म में हो तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर इक्वल टू में जीरो होता है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है जो कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही इसका आंसर होता है। लेकिन जब राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तब हम ये कह रहे हैं कि y कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसे इन पर ऑपरेट करने के बाद इस तरह की वैल्यू आई होगी। तो हम इन जनरल इसको ऐसे समझें कि जो हमारा एफ डी है वो इस तरह से है डी स्क्वायर प्लस a1 डी प्लस a2 y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ax। हमने एक जनरल केस ऐसा लिखा है, क्वेश्चन कुछ भी हो इस तरह की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये y इस पर जब ऑपरेट होगा तो डी स्क्वायर वाई का मीनिंग होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स प्लस a1 dy प्लस a2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax। अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई y ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसे यहाँ पर जब हम ऑपरेट करते हैं तो इक्वल टू में ई रेज टू द पावर ax आ जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा y जो है वो कोई ऐसा फंक्शन रहा हो, क्योंकि y का डेरिवेटिव हम करते हैं तो वो हमेशा इसी फॉर्म में आता है। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा उसमें ये फंक्शन होगा ई रेज टू दी पावर ax। पर यह भी पॉसिबल है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही हो। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो भी y होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा। अगर ये इसका एक सॉल्यूशन होगा तो फिर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम y इक्वल टू इतना लेकर के इसको सेटिस्फाई कराते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमने क्या सोचा कि y इक्वल टू के ई रेज टू दी पावर ax इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें ये ऐसा y चाहिए जिसे यहाँ रखने के बाद हमें e पावर ax मिले। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा y e पावर ax में कोई फंक्शन हो, क्योंकि ये भी e पावर ax में होगा और इसका डिफरेंशिएशन और फिर उसका भी डिफरेंशिएशन सभी e पावर ax की फॉर्म में ही आते हैं। अब हम इन वैल्यूज को यहां पुट करें तो डी स्क्वायर वाई, तो डी वाई इसका डेरिवेटिव के ए ई पावर ax, अगेन डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई
के ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स। अब हम यहां पर इसको सेटिस्फाई करा दें, डी स्क्वायर वाई के ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स प्लस ए वन डी वाई के ए ई पावर ए एक्स प्लस ए टू वाई के ई पावर ए एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड ई पावर ए एक्स। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे इस फॉर्म में बना लिया जाए, ए स्क्वायर प्लस ए वन ए प्लस ए टू और इनमें कॉमन आता है के ई पावर ए एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स। और ये के ई रेस टू दी पावर ए एक्स है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने लेट किया था कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो हम इसको लिखेंगे के ई पावर ए एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वन ए प्लस ए टू। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो ये y आया है हमारे पास, जो कि ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वन ए प्लस ए टू है, ये y हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करें कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो कि ए स्क्वायर प्लस ए वन प्लस ए टू है, वो सिंपली ये जो हमारा फंक्शन एफ डी था उसमें इस डी को इस ए से रिप्लेस करने पर हमें डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। तो ये हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको ये कहा जाएगा कि ये ई पावर ए एक्स अपॉन एफ ए हम इस तरह से पता कर लेंगे। पर यहाँ पर साथ ही ये कंडीशन होना जरूरी है कि यहाँ पर एफ ए जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इंटू एनी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए एक्स, यानी ये तभी हमारा सॉल्यूशन होगा जब ये एफ ए जीरो ना हो। तो डायरेक्टली हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारा प्रोसीजर यही होता है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ डी लिख लेंगे और उस डी को इस ए से रिप्लेस कर देंगे अगर वो एफ ए जीरो नहीं है, और इस तरह से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। अब हम देखते हैं कि जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो केवल यही सॉल्यूशन नहीं होगा, तब हम उसमें सी एफ प्लस पी आई करते हैं, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहा जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए ये कहा जाएगा कि जो इससे हम पहले पढ़ चुके हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, वो इसका सॉल्यूशन अभी भी है। क्यों? क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई करेगा, जब एफ डी इक्वल टू जीरो होता है। तो जब एफ डी इक्वल टू जीरो को ये सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी पार्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स हम डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट को बनाकर सोचकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर जीरो के इक्वल करें तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड है उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल है। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, तब हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारा पहला पार्ट था, जिसमें अगर फंक्शन राइट हैंड साइड पर ई पावर ए एक्स की फॉर्म में है, तब हम उसमें एफ डी को डी को ए से रिप्लेस करके उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पता कर लेते हैं।